Hello guys, welcome to Omega Gens. Today we will cover the part 2 of jurisdiction of Supreme Court, in which we will discuss about the powers and jurisdiction of Supreme Court. Jurisdiction of Supreme Court part 1 already covered in previous lecture and the link is given in description. Guys, if you like the video, do subscribe and comment on the video and do not forget to press We will start with the jurisdiction of Federal Court. Federal Court jurisdiction, Article 135. It states that there was a Federal Court in India. जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो एक हमारे पास कौन सा कोर्ट होता था, उसे कहते थे हम फेडरल कोर्ट, जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है। वैसे हमारे पास एक फेडरल कोर्ट होता था जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था। ये बनाया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये बना था। फेडरल कोर्ट को अबॉलिश कर दिया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया। ओके, आर्टिकल 135 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो सभी पावर होंगी, वो सभी जुरिस्डिक्शन पावर होंगी जो कि फेडरल कोर्ट के पास थी, लेकिन अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तब। पहली कि जो केस है वो 133 134 में नहीं होना चाहिए, मतलब एप्लीट जुरिडिक्शन वाला केस नहीं होना चाहिए। या सेकेंड थिंग, इट इज़ अ केस इन रिगार्ड टू विच फेडरल कोर्ट हैड द जुरिडिक्शन टू एंटरटेन अपील्स, कि मतलब ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए जिसके अंदर फेडरल कोर्ट एंटरटेन कर सकता था अपील्स को। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास सभी पावर्स होती हैं फेडरल कोर्ट की। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 143। ओके, अगर किसी टाइम पर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई न्यू क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है या फिर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, वो अराइज हो रही है और उसके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो एक ओपिनियन मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कब मांग सकते हैं? अगर उनको लगता है कि कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से जो ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुए थे, उनसे कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो वो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, उनका ओपिनियन मान सकते हैं। बट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिमिलर प्रोविज़न नहीं है जो हमारे पास है अंडर आर्टिकल 143। बट कनाडा में सेक्शन 60 ऑफ कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1906, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो हैं वो अगर उनको कोई लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट से, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ये सिमिलर प्रोविज़न हमारे पास है अंडर आर्टिकल 143। अब जो बताते हैं हमें कि द इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ मेड मैनी रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट। इंडियन प्रेसिडेंट ने बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। फॉर एग्जांपल, री बर्बर केस के अंदर, री केरला एजुकेशन बिल के अंदर, दिल्ली लॉ एक्ट केस के अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो बाउंड नहीं होते आंसर करने के लिए प्रेसिडेंट को। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो बाउंड नहीं है किसके लिए? प्रेसिडेंट को आंसर करने के लिए इस रेफरेंस का। किस चीज़ में? जो हमने पॉइंट नंबर 1 बात की, पॉइंट नंबर 1 जैसे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ या पब्लिक इंपॉर्टेंस, इस वाले में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, ट्रीटी एग्रीमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को एडवाइस सुप्रीम कोर्ट बाध्य होकर देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाएगा वहाँ पे एडवाइस देने के लिए। जो एडवाइस मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, वो चाहे तो उसको मान सकते हैं, नहीं तो डिस्पोज भी कर सकते हैं। ओके, जो अलग पावर आती है हमारे पास नेक्स्ट, पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो अपने जो जजमेंट हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, 137 आर्टिकल जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट
shall have power to review its own judgment or order on the following grounds। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने खुद के ही जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। किस बेसिस पे? जो अभी बताएंगे। फर्स्ट, अगर कोई नया एविडेंस उसके अंदर मिलता है तो वो उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर कोई एरर रह चुका है या कोई मिस्टेक हो गई हमसे, तो वो वहाँ पे उसको रिव्यू कर सकते हैं। या फिर कोई एनी अदर सफिशिएंट कॉज, एनी सफिशिएंट रीज़न, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वहाँ पर कोई अलग ही रीज़न है, सफिशिएंट रीज़न है, कुछ भी अलग जो सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करता हो इस बात में, ठीक है, उसको वहाँ पे रिव्यू जुडिक्शन लग सकती है। ओके। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 139 के अंदर एक पावर है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं केसेस को, ठीक है। अब कहता है कि जब व्हेन द केसेस इन्वॉल्विंग द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट्स ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मे विड्रॉ और ट्रांसफर द सूट टू एनी अदर हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से या एप्लीकेशन जो कि दी जाएगी किसके द्वारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, उस केस को विड्रॉ करवा सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं, या फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अनदर हाई कोर्ट के पास। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस SGPC, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1986 वाला केस है ये। इसमें क्या हुआ था कि अ पिटिशन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सूट इन पंजाब अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। हुआ क्या था कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था तो गोल्डन टेम्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इसमें जो मतलब पिटिशन डाली गई थी और अगेंस्ट में कौन थे, यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो डिस्प्यूट था, तो कोर्ट ने अलाउ किया पिटिशन को और क्या कहा कि मतलब यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की पावर को एक्सरसाइज किया और इन्होंने ये कहा कि मतलब इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके किसी और हाई कोर्ट में कर देना चाहिए। तो इन्होंने इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके दिल्ली हाई कोर्ट कर दिया फॉर द फेयर एंड जस्ट जजमेंट। ओके, ऑर्डर्स। एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140, इसके अंदर हमें ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो प्रोविज़न्स बना सकता है सप्लीमेंट्री पावर्स देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वह अपने फंक्शंस और ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभा सके। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन जो ये सप्लीमेंट्री पावर्स हैं ये इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्ट से लेकर, किसी भी प्रोविज़न से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इन्होंने बताया आर्टिकल 140 के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए सप्लीमेंट्री पावर्स बना सकती हैं ताकि वह अपना फंक्शंस और ड्यूटीज़ को बखूबी निभा सकें, लेकिन वो जो पावर्स वहाँ पे बनाई जाएंगी वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्ट की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ओके, आर्टिकल 141 क्या कहते हैं कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। हम सबको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन को पास कर देता है, किसी जजमेंट को पास कर देता है, तो वो जजमेंट ऑल ओवर द इंडिया सभी कोर्ट्स के ऊपर लागू हो जाती है, ठीक है। आर्टिकल 141 यही बताता है, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। ओके, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है इन इट्स ओन डिसीजन। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज़ हुआ था कि ऑल द कोर्ट्स इन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी अलग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए कि जहाँ पे लिखा है ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट मीन्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर कोर्ट्स। ओके, टर्म है रेशियो डेसिडेंडी, मीन्स अ रूल ऑफ लॉ ऑन विच द जुडिशियल डिसीजन इज बेस्ड। कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ जिसके ऊपर जुडिशियल डिसीजन बेस्ड है, ठीक है। ये किसी प्रेसिडेंट या फिर जुडिशियल जो जजमेंट है, अगर कोई जजमेंट विदाउट हियरिंग ऑफ अदर पार्टी है कि अगली पार्टी को एक सिंगल लाइन बोलने का मौका भी नहीं दिया गया और उसके बिना ही वहाँ पे जजमेंट पास कर दी गई, तो वो है जजमेंट बाइंडिंग फोर्स रखना, उसको मतलब लागू करके रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो
एक हिसाब से लीगल ही नहीं है, ठीक है। ये ऑडी ऑल्टरम पार्टम का जो लीगल मैक्सिम है उसका वायलेशन होता है यहाँ पे कि नो पार्टी कैन बी अनहर्ड, ओके, नेचुरल जस्टिस का होता है। द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट मेयरली इंटरप्रेट द लॉ, इट मे ऑल्सो मेक द लॉ एंड क्रिएट द लॉ। मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ यही नहीं है कि मतलब कानून को पढ़ने के बाद उसका सही मतलब निकालना, सिर्फ यही काम नहीं है उसका, वो वहाँ पे लॉ बना भी सकते हैं और उसको मोल्ड भी कर सकते हैं इवन, ओके। जो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, यहाँ पे क्या हुआ था कि देखो अब इन्होंने मतलब खुद ही अपने अपने डिसीजन को कितनी बार चेंज किया। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने क्या किया कि रिवर्स कर दिया 2 ऑफ इट्स प्रीवियस डिसीजन। गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 केस जो उन्होंने पहले ऑर्डर पास किया था, जिसमें जजमेंट पास किया था, उनको उनके डिसीजन को रिवर्स कर दिया। द केस कौन से थे? शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह का केस, ठीक है। सज्जन सिंह का केस था एक, और एक था शंकरी प्रसाद का केस। इनमें इन्होंने क्या किया था, क्या कहा था कि जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो अंडर आर्टिकल 368 में दी गई है, इन्होंने ये बताया था इसके अंदर, ठीक है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के अंदर। और जो लॉ है वर्ड आर्टिकल 13 के अंदर ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड नहीं करता, इन्होंने ये बताया था इसके अंदर। फिर गोलकनाथ के केस में इन्होंने कहा कि जो पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 368 में नहीं दी जाती, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया बिल्कुल ही, बल्कि रेसिड्यूरी पावर है ऑफ लेजिस्लेचर है, ओके। एंड अगेन इन फंडामेंटल राइट केस सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसिडर किया इसी की डिसीजन को, गोलकनाथ के केस के डिसीजन को, और उसको ओवर रूल कर दिया। और क्या कहा कि इन्होंने क्या कहा कि अगेन फंडामेंटल राइट केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के ओवर रूल कर दिया, और क्या कहा कि इट वाज डिसाइडेड रॉन्गली, कि गलत तरीके से डिसाइड किया गया था। जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 के अंदर, नॉट इंक्लूडेड एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड अंडर 368, ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट की, जुरिस्डिक्शन हमने कंप्लीट कर ली हैं। थैंक यू सो मच।